नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। मैं मोलाशील शुक्ला आपके साथ इस वक्त की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत के साथ आपको पहली खबर बताते हैं कि रुड़की की प्रसिद्ध 3D प्रॉपर डांस एकेडमी ने हुनर प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें करीब 50 बच्चों ने हिस्सा लिया। 5 साल से लेकर 26 साल तक के सभी प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुधीर सांडल्य ने प्रतिभागियों के प्रदर्शन को खूब सराहा। इस दौरान सुधीर ने कार्यक्रम आयोजकों को बधाई दी और कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं समय समय पर होनी चाहिए, जिससे बच्चे अपने अंदर छिपी प्रतिभा को बाहर निकालकर देश विदेशों में अपना और अपने देश का नाम रोशन कर सके। तो आपको खबर बता रहे हैं रुड़की से, जहां पर हुनर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। वहां पे कहा गया कि इस तरीके के आयोजन समय समय पर होते रहने चाहिए, ताकि जो बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा है वो निकल करके बाहर आती रहे। इससे को करिकुलर एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया गया है। तो रुड़की में हुए प्रतियोगिता का आयोजन के वक्त बच्चों का मनोबल बढ़ाया गया, ताकि उनकी प्रतिभा निखर करके और बाहर आती रहे। को करिकुलर एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया गया है, ताकि उनके अंदर जो भी छुपी हुई प्रतिभाएं हैं वो बाहर आती रहनी चाहिए। करीब इस प्रतियोगिता में लगभग 25 बच्चों ने भाग लिया था और उन 25 बच्चों का मनोबल बढ़ाया गया और कहा गया कि इस तरीके की कार्यक्रम का आयोजन समय समय पर होते रहना चाहिए। उत्तराखंड में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले जनता से बहुत बड़े वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने जनता की अपेक्षाओं के विपरीत काम किया है। बीजेपी के सत्ता में आते ही बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई है, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, किसान सड़कों पर आ गए हैं। लेकिन अब जनता सब समझ चुकी है और आगामी चुनाव में बीजेपी को जनता जरूर से सबक सिखाएगी। बड़े बड़े वादे उत्तराखंड के लोगों से किए थे, लेकिन उन वादों के विपरीत सरकार जो है कार्य कर रही है। आज किसान सड़कों पर है, नौजवान सड़कों पर है, महंगाई अपने चरम पर है। महिलाएं तो आज यही बात कह रही थी कि गैस के सिलेंडर में सब्सिडी का वादा किया था, सब्सिडी गायब। सिलेंडर 900 का, पेट्रोल जो 100 पार करने वाला है, 90 पार जो डीजल करने वाला है। गरीब आदमी के हाथ में ना तो दाल है, ना सब्जी है, ना रोटी है। ब्यूरो हेड धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी धर्मेंद्र, कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई को बढ़ा देने की बात कही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है, निश्चित तौर पर जिस तरह का उनका बयान सामने आया है, ये सवाल आज जनता के मन में भी कहीं ना कहीं आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने एक हंगामा किया था सरकार में आने से पहले कि पेट्रोल के दाम बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर उसमें बढ़े हुए भी थे, लेकिन जो वादे किए गए थे कि हम सरकार में आने के बाद इसके दाम को घटा देंगे, हर चीज का अगर हम गौर करें तो निजीकरण किया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इतना उछाल आ चुका है कि जो पेट्रोल अभी इस समय बात करें अगर मध्य प्रदेश की, सबसे महंगा पेट्रोल इस समय यहाँ बिक रहा है, जबकि यहाँ पर भी भाजपा की ही सरकार है। और राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश में भी महंगाई की स्थिति ऐसी है, लगभग सभी पूरे देश में एक माहौल बन चुका है। पेट्रोल 100 के आंकड़े के पास पहुंच चुका है, डीजल जो है 90 पार हो चुका है। तो जो वादे किए थे वो धरातल पर उसको जब अमली जामा पहनाने की बारी आई तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार विफल होती दिखाई पड़ रही है। क्योंकि अगर आप बात करते हैं, नजर आ रही है, उन्होंने अर्थव्यवस्था चौपट होने की लगातार बात कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, क्या संकेत दिया जा सकता है, आगामी चुनाव को लेकर के है?
देखिए, संकेत तो निश्चित तौर पर चुनावी हैं, क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी तब भी यही आलम था, आज बीजेपी की है तब भी यही आलम है। तब बीजेपी निशाना साधती थी, आज कांग्रेस निशाना साध रही है। दोनों का मकसद एक ही रहता है, चुनाव को टारगेट करना, जनता का जो दिमाग है उसको माइंड डाइवर्ट करना, ध्यान बटाना। तो कहीं ना कहीं चुनावी जो स्टंट है वो ये कहा जा सकता है। लेकिन अगर वाकई महंगाई की बात की जाए तो केंद्र सरकार और में चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, महंगाई की मार आम जनता ही झेल रही है। और ये जो बयान जो आया है जिस तरह से उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष का, तो वो निश्चित तौर पर बयान सत्य भी है, लेकिन असत्य भी इसलिए कि जब उनकी सरकार थी तब भी जनता त्राहिमाम कर रही थी, तो आज भी सूरत यही जस्ट की है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को इस तरह के बयान देना एक चुनावी मुद्दा ही इसको कहा जा सकता है। जी जी धर्मेंद्र, लगातार बात कर रहे हैं किसानों के पक्ष में कांग्रेस हमलावर होती हुई नजर आ रही है कि किसान और भी तमाम जनता अब आपके रवैये से रूबरू हो चुकी है, जान चुकी है और आगामी चुनाव की भी बात कर रहे हैं। तो इस पर क्या कुछ है, क्या वाकई में कुछ अलग तरीके से तस्वीर देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, लेकिन ये दावा नहीं कर सकती है कांग्रेस। हालांकि दावा करना उनका काम है कि जिस तरह से वो किसानों का एक मुद्दा बना रही है कि अब हम किसानों के साथ हैं, तो जिस वक्त उनकी सरकार थी उस वक्त तो क्या किसानों के साथ नहीं थे? और अगर थे तो किसानों को फिर क्या जरूरत आन पड़ी थी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जितवा कर उनकी सरकार बना दी? तो ये एक किसानों का एक नया मुद्दा एक जो बनाया गया है, तो उन मुद्दों पर सरकार की अगर बात करें तो बातचीत करने के लिए तैयार थी, लेकिन किसान नेता सरकार के साथ में बैठना पसंद नहीं कर रहे थे कि बैठकर कोई बीच का रास्ता निकालें। ऐसी सूरत में कांग्रेस को भी एक मौका मिला और वो किसानों के साथ उठ खड़ी हुई, ये बताने के लिए कि हम किसानों के नेता, हम किसानों के हमदर्द, हम किसानों के साथ हैं। लेकिन सवाल फिर जसकता से कि जब किसान कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब भी किसान त्राहिमाम कर रहा था। अगर बात करें पूरे देश की, प्रदेश ही नहीं पूरे देश की, तब भी लाइट की परेशानी थी किसानों को, पानी की परेशानी थी, अलग अलग परेशानियों के साथ वो लोग जूझ रहे थे, लेकिन तब उसका निदान नहीं निकल पा रहा था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की राज में कम से कम किसानों की के लिए इतना तो मानना चाहिए कि हाँ, पानी की व्यवस्था हुई है। बिजली की बात करें तो किसानों को बिजली मिलने लगी है। लेकिन जिस तरह से यह आंदोलन निकलकर सामने आया है, फिर वही बात मैं आपसे दोहराना चाहूंगा कि प्राइम टीवी पर हम पहले ही बता चुके हैं, इस बात को हम रख चुके हैं कि जो किसान आंदोलन कर रहे थे वो किसान कौन से थे। क्योंकि छोटे किसानों की बात करें तो छोटे किसान आज भी खेतों में काम कर रहे हैं और तब भी कर रहे थे। तो क्या वो संपन्न किसान थे? जाहिर सी बात है वो संपन्न किसान थे। इतने लंबे समय तक 70-72 दिन जो लगातार धरना कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना कभी पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ा रहे हैं, कभी लाल किले पर खालसा का झंडा लगा देते हैं। तो ये काम किसान नहीं कर सकते, ये कोई और शख्स थे जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। तो जाहिर सी बात है किसानों का नाम लेकर केवल एक टारगेट किया जा रहा है, चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है और एक इस तरह के हवाले दिए जा रहे हैं कि ये भाजपा की सरकार विफल हुई है। निश्चित तौर पर मान भी लिया जाए कि अगर बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर बताते हैं, हरिद्वार के सुमन नगर पुलिस ने भू माफियाओं पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी दौरान पुलिस ने एक जेसीबी को सीज कर दिया। दरअसल लगातार भू माफिया सरकारी संपत्तियों को तोड़कर जमीनों को कब्जाने में लगे हैं। पहले भी कई बार सुमन नगर क्षेत्र स्थित सिंचाई विभाग की संपत्तियों को तोड़कर भू माफिया जमीनों को ठिकाने लगाने में कामयाब होते रहे, लेकिन पुलिस ने अब भू माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और सूचना पर भू माफियाओं के मसूबों पर पानी फिर दिया है। तो हम आपको खबर हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां पर भू माफियाओं पर पुलिस ने लगातार शिकंजा कसा है और शिकंजा कसने के बाद बहुत हद तक मासूमों ने उनके ऊपर पानी फेर दिया गया है। भू माफियाओं के मासूमों पर पानी फिर चुका है और पुलिस ने लगातार कमर कसनी शुरू कर दी है। इसी खबर पर इंतजार रजा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी इंतजार, क्या कुछ खबर अपडेट हो रही है अभी तक कि जो पुलिस ने भू माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो ये मामला है ये हरिद्वार के ब्लॉक बहादुराबाद के चौकी सुमन नगर क्षेत्र का मामला है, जहां जो सुमन नगर क्षेत्र है वो एक रिहायशी इलाके में तब्दील हो रहा है, जहां सिंचाई विभाग की कुछ पुलियाएं, कुछ रोड, जिन्हें यहाँ बंदा के नाम से जाना जा रहा है, जो लगभग पिछले कई सालों से डेवलपमेंट की तरफ है। तो जो भू माफिया है वो सिंचाई विभाग के इन रोड बंदों को काट करके, इन पुलियाओं को तोड़ करके, तो जो वहाँ पे जमीनें हैं, जो वहाँ की सरकारी संपत्तियां हैं, उन्हें तोड़ फोड़ कर, फूट फूट कर उन्हें हथियाने में लगे हुए हैं। लेकिन जो
सिंचाई विभाग के प्रशासनिक अधिकारी हैं, कितनी बार उन्हें लोगों के द्वारा इस तरह की सूचनाएं दी गई हैं कि यहाँ ये पुलिया तोड़ दी गई है, यहाँ ये बंदा काट दिया गया है, यहाँ ये रोड को तोड़ फोड़ कर खुद कर दिया गया है। लेकिन जो सिंचाई विभाग के प्रशासनिक अधिकारी हैं, इस पर किसी भी तरह की कार्रवाई अमल में लाने से कतराते हुए नजर आते हैं। और मैं आपको बता दूं, पीछे भी एक बार ऐसी कंडीशन आई थी कि एक पुलिया को तोड़ दिया गया था। जो सिंचाई विभाग के संबंधित अधिकारी हैं, वो मौके पर मुआयना करने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने जो सरकारी संपत्ति यानी सिंचाई विभाग की जो पुलिया ठीक है, इंतजार। इसी बीच एक और सवाल कि जिस जेसीबी को पुलिस ने सील किया है, क्या वो भूमाफियाओं की है या फिर वो सरकारी जेसीबी थी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जहां ये भूमाफियाओं द्वारा जेसीबी चलाई जा रही थी, वो एक सरकारी रोड थी और उसकी जो मिट्टी है, उस मिट्टी को इस जेसीबी से निकालकर उन भूमाफियाओं के द्वारा अपने निजी जो व्यक्तिगत प्लॉट है उनके भराव के कार्य में उस मिट्टी को ट्रांसफर किया जा रहा था। यानी कि एक तरह से मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा था, जिस पर जो चौकी सुमन नगर पुलिस है, जो सुमन नगर चौकी इंचार्ज है तनुजा शर्मा, उन्हें सूचना इस तरह की दी गई कि यहाँ इस तरह भूमाफियाओं के द्वारा जेसीबी चलाकर सरकारी रोड को तोड़ करके अपनी व्यक्तिगत भूमि का भराव किया जा रहा है। तो उन्होंने तत्काल में इस जेसीबी को कब्जे में लिया और इसे सील कर दिया। जी इंतजार, एक और सवाल आप मुझे बताइए, अगर सुमन नगर में की क्षेत्र की स्थिति सिंचाई विभाग की संपत्तियां तोड़कर भूमाफिया इससे पहले भी लगातार इस तरीके की हरकत करते रहे, तो क्या अगर इस पर कड़ा रुख पहले ही अपनाया गया होता तो आज ये ना होता? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, यदि सिंचाई विभाग द्वारा जब पहले जो पुलिया बनाई गई थी, जब भूमाफियाओं के द्वारा इससे पहले एक पुलिया जो पत्थर की पुलिया बनाई गई थी उसे तोड़ा गया था, सिंचाई विभाग को इस तरफ से ध्यान केंद्रित कराने के लिए हमारे ही चैनल के द्वारा उन्हें आकर्षित किया गया था, संकेतित किया गया था, उन्हें सूचना दी गई थी। लेकिन जो सिंचाई विभाग के प्रशासनिक अधिकारी थे, वो मौके पर मुआयना करने तो पहुंचे, लेकिन किसी भी तरह की कार्रवाई का जो फरमान है अभी तक जारी नहीं किया गया है। इससे यह बिल्कुल साफ साबित हो जाता है और इसका बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सरकारी संपत्तियों को इस तरह तोड़ा जा रहा है और जो प्रशासनिक अधिकारी सिंचाई विभाग के वो बिल्कुल आंख मूंदकर कुंभकर्णी नींद में सोए हैं। तो आने वाले समय में बिल्कुल वो दिन दूर नहीं है जब सिंचाई विभाग के अधिकारियों को अपने बैठने के लिए भी जगह इन भूमाफियाओं से ही मांगनी पड़ेगी। जी, अपडेट्स देने के लिए, तमाम खबर देने के लिए तो इंतजार रजा भी हमारे साथ जुड़े रहे। उन्होंने तमाम अपडेट्स दिया हमें कि कड़ा रुख अपनाया जाता तो इस तरीके की स्थिति शायद ना होती, बट फिर भी पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है भूमाफियाओं के बढ़ते अगली खबर की ओर। लश्कर शुगर मिल कंपोस्ट के नाम पर चीनी बनाने के दौरान निकलने वाली मैली का जमकर निर्यात कर रहा है। शुगर मिल किसानों को कंपोस्ट खाद के रूप में शुगर मिल की मैली बेच रहा है। किसान इस मैली को अपने खेत में खाद के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। शुगर मिल द्वारा किसानों के ट्रॉली और ठेकेदारों के अन्य वाहनों में हद से ज्यादा भरकर बाहर निकाला जा रहा है, जिसमें यह मैली सड़क पर गिर रही है। इससे गुजरने वाले वाहन चालक फिसल कर गिर रहे हैं और उन्हें चोट लग रही है, जिसकी शिकायत लोगों द्वारा लश्कर उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी जी से की गई है। जब इसके बारे में उप जिलाधिकारी जी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शुगर मिल प्रबंधन, नगर पालिका प्रबंधन और लश्कर पुलिस के साथ मिलकर बैठक की गई और सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो आपको खबर लश्कर से बता रहे हैं, जहां पर राहगीरों में आने जाने वालों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो शुगर मिल से जो मैली निकलती है वो अब सड़कों पर गिर रहे हैं, फिर उससे आने जाने वाले लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग उस पर फिसल करके पहिए, उनके गाड़ी के पहिए फिसल जा रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम लोगों को चोट लग रही है। ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया था और इसके बाद हमने महाप्रबंधक शुगर मिल लक्सर और पुलिस के अधिकारियों के साथ और यहाँ पर स्थानीय व्यापार मंडल के साथ, नगर पालिका के साथ एक संयुक्त बैठक की थी और उसमें ये डायरेक्शन दिए थे कि जहाँ से ये अपलोड हो रहा है यानी कि शुगर मिल लक्सर, वहीं से इस पर नियंत्रण रखा जाए। और इसमें हमने महाप्रबंधक शुगर मिल को निर्देशित किया है कि वो अपने यहाँ से ही मैली को ओवरलोड होने से बचाए। सिर्फ पीपली गांव के पास पथरी यार
चोट तो नहीं लगी भैया? आवाज नहीं पहुंच पाई। इसी खबर पर हमारे साथ राकेश कुमार जुड़े हुए हैं। जी राकेश, आप सुन पा रहे हैं? राकेश, मेरा सवाल यह है कि शुगर मिल के कर्मचारियों की मनमानी की वजह से राहगीरों को काफी दिक्कत हो रही है। जी, तो इसमें शुगर मिल की तरफ से कोई भी हेलो जी राकेश, आप बोले, हम सुन पा रहे हैं। जी, शुगर मिल की तरफ से लापरवाही चल रही है और इसमें एसडीएम के द्वारा लोगों को ज्ञापन दिया गया है और लोगों ने सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की है, लेकिन इसमें आज तक भी शुगर मिल के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और न ही ठेकेदारों को सूचित किया गया है। लोगों को परेशानी हो रही है, राहगीरों को, चलने वालों को बहुत परेशानी हो रही है, गिर रहे हैं रिपट रिपट कर, बूढ़े बच्चे। जी, कुछ एक्शन लिया गया है? एसडीएम साहब ने ये बताया है कि हमने कल पुलिस द्वारा चालान भी किए गए थे, जिसके कारण भी लक्सर मिल शुगर की तरफ से लापरवाही बढ़ती जा रही है और इसमें आज भी उन्हें फोन करके हमने प्रबंधक को सूचित किया था, लेकिन आज भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो उप जिलाधिकारी से भी बात की गई है इस सिलसिले में, तो उन्होंने क्या कुछ अभी तक रुख अपनाया है? क्या बात कही है अभी तक उन्होंने? पुलिस स्टेशन में, नजदीक पुलिस स्टेशन को क्या बात कहा है? उन्होंने ये कहा है कि आज हम अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं, नहीं रोकते हैं, अपने ठेकेदारों को शुगर मिल की मली की रोक पर नहीं लगाते हैं ओवरलोड पर, तो इसके लिए सख्त कानून और चालान भी किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया राकेश, तमाम जानकारियों के लिए। हमारे साथ राकेश जुड़े हुए थे इस खबर पर, तो उन्होंने अपडेट्स दिया कि जिलाधिकारी ने कहा है कि अगर इस तरीके की चीजों पर रोक नहीं लगी तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब खबर बताते, कलियर गंग नहर में पानी के तेज बहाव में बह रहे व्यक्ति को राहगीरों ने अपनी जान पर खेलकर बाहर निकाला। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। खबर कलियर से बता रहे हैं, जहां पर पानी के बहाव से राहगीरों ने युवक की एक जान बचाई है। पानी में तेज बहाव के कारण एक शख्स उसमें बह गए और जिसमें राहगीरों ने युवक की जान बचाई। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से राहगीरों ने उस बहे हुए व्यक्ति को वहां से निकाल करके उनकी जान को बचाया गया। इसी खबर पर नौशाद हमारे साथ जुड़े हुए। जी नौशाद, क्या कुछ अपडेट है कि अभी तक उनकी तबीयत में क्या सुधार आया हुआ है? जी हाँ, मैं आपको बता दूं, ये जो गंग नहर चिरानकलिया में व्यक्ति डूबा था, उसे एक व्यक्ति ने निकाला, एक व्यक्ति द्वारा निकाला गया और इसे पुलिसकर्मी मौजूद पहुंच गए थे। वहीं पे 108 एम्बुलेंस के जरिए इसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अब इसकी तबीयत में कुछ सुधार है। कि तबीयत अभी स्थित है? जी, उनकी तबीयत स्थित है अभी रजा? संपर्क उनसे टूट गया है, हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंची, तो वो बता रहे थे कि लगातार अभी फिलहाल स्थिति काबू में है, उन्हें निकाल लिया गया है। युवक ने, उस युवक को, जो बहे हुए युवक थे, उनको राहगीरों ने उन्हें बचाया है, सकुशल बचाया गया, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया और फिलहाल स्थिति काबू में है। तो आपको हम खबर लगातार कलियर से ही दिखा रहे थे कि जहां पर युवक की जान बचाई जा चुकी है। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।